हेलो गाइस, चलिए सोलर सिस्टम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इससे पहले सोलर सिस्टम के ऊपर 2 वीडियो और आ चुकी हैं। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा वो 2 वीडियो आप देखें। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मेरा नाम है विपिन भट्ट और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? तो ग्रहों के गति का नियम जोहान्स केपलर ने दिया था। ग्रहों के गति का नियम जोहान्स केपलर एक जर्मन वैज्ञानिक थे और ये एक गणितज्ञ भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपस मोन्स पर्वत किस ग्रह पर है? ओलंपस मोन्स पर्वत मंगल ग्रह पर है। ओलंपस मोन्स पर्वत मंगल ग्रह पर है और यह मंगल ग्रह पर एक बड़ा ज्वालामुखी है, पहाड़ है और यह सौरमंडल में सबसे बड़ा पर्वतों में से एक है। ओलंपस मोन्स पर्वत की ऊंचाई ये लगभग माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मंगल ग्रह। ओलंपस मोन्स पर्वत मंगल ग्रह पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? सूर्य का मध्य भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का मध्य भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य हमारे सौर मंडल का एक सबसे बड़ा पिंड है जिसके चारों ओर अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। इसमें हाइड्रोजन 74% और हीलियम 24% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खगोलीय मात्रा किसके बीच की दूरी है? खगोलीय मात्रा किसके बीच की दूरी है? तो खगोलीय मात्रक पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। खगोलीय मात्रक पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, ये मात्रक होगा। खगोलीय मात्रक पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जैसे इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, इसे AU से दर्शाया जाता है। AU, ए से एस्ट्रोनॉमिकल, यू से यूनिट। एक खगोलीय इकाई का मान अप्रॉक्स 149.60 इंटू 10⁹ होता है। मैं आपके लिए यहाँ पे नोट कर देता हूँ। इसको AU से भी प्रदर्शित करते हैं। A स्टैंड फॉर हो जाता है एस्ट्रोनॉमिकल और U स्टैंड फॉर यूनिट। अब एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है? एक खगोलीय इकाई का मान होता है 149 149.60 इंटू 10⁹ मीटर। ये मीटर में होता है। 149.60 इंटू 10⁹ मीटर। या आपसे पूछ सकते हैं कि पारसेक में, अगर पारसेक में इसका मान पूछे तो 4.8481 इंटू 10⁻⁻6। पारसेक भी एक लंबाई का मात्रक है। ये बड़ी दूरियों को मापने के लिए यूज़ किया जाता है पारसेक। विज्ञान में मात्रकों की SI प्रणाली में दूरी का मात्रक मीटर होता है और पारसेक भी एक, जैसा मैंने बताया, दूरी मापने का ही मात्रक है, पर यह बड़ी दूरियों को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी मापने के लिए ख़ास तौर से इसका उपयोग किया जाता है। और अलग अलग मात्रक होते हैं, जैसे मैंने बताया कि मीटर लंबाई का मात्रक है। SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक kg होता है। kg द्रव्यमान का मात्रक। और समय का मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारसेक किसकी मापन इकाई है? पारसेक किसकी मापन इकाई है? तो पारसेक एक खगोलीय दूरी के मापने की इकाई है। जैसे मैंने आपको
पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था, पारसेक भी एक दूरी मापने की इकाई है और ये खगोलीय दूरी मापने के काम आती है कि एक ग्रह से दूसरा ग्रह कितनी दूर है, ये चीज़ें मापने के काम आती हैं। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर या लाइट ईयर को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष भी एक दूरी मापने की ही है, इकाई है। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश जितनी भी दूरी तय करता है निर्वात में, मतलब रिक्त स्थान में, उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है, उस दूरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। जी हाँ, सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। सूर्य तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अगर ऑप्शन में सूर्य नहीं मिलता है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर सूर्य आपको ऑप्शन में नहीं है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के सबसे बाहरी परत को वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य के सबसे बाहरी परत को वर्णमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो आपको पता है सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सभी ग्रह अलग अलग टाइम लेते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। तो सबसे ज़्यादा टाइम वरुण ग्रह लेता है। सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है? वरुण ग्रह लेता है। इसे इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। और यह लगभग 164 सालों में सूर्य की परिक्रमा करता है पूरी। ये 164 ईयर में सूर्य की परिक्रमा करता है। और ये अपने अक्ष पे भी परिक्रमा करता है। सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी परिक्रमा करते हैं। तो ये अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। वरुण ग्रह के कुल 13 उपग्रह हैं, 13 सैटेलाइट हैं जो इसकी अपनी नेचुरल सैटेलाइट है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि 2 टाइप की सैटेलाइट होती हैं, एक नेचुरल होती हैं और एक मैन मेड होती हैं, कृत्रिम होती हैं, और एक प्राकृतिक। कृत्रिम वो जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं, और जो प्रकृति द्वारा होती हैं वो नेचुरल सैटेलाइट होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निहित है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निहित है। अब ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या होती है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व की नाभिकीय संरचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिक संलयन कहते हैं। जब 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर मिलकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है, जिस समय नाभिकीय संलयन होता है तो उसके फलस्वरूप जिस भी नाभिक का निर्माण होता है तो जो उसका द्रव्यमान होता है वो संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। मतलब जब नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का भी निर्माण हुआ, जो नाभिक बना, उसका जो द्रव्यमान है तो उसका जो द्रव्यमान है वो उन दोनों नाभिकों से कम होता है जिन्होंने नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में भाग लिया था। और द्रव्यमान में यह कमी ही ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। द्रव्यमान में ये जो कमी होती है यही ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और इसी से सूर्य को भी ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, उन दोनों के मध्य होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है।
सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। अब ग्रहण भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पूर्ण ग्रहण और एक होता है आंशिक ग्रहण। कैसे? एक होता है पूर्ण ग्रहण और एक होता है आंशिक ग्रहण। पूर्ण ग्रहण कब होता है? जब कोई खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी पर पूरी तरह से प्रकाश को अवरुद्ध कर लेता है। ये कब होता है पूर्ण ग्रहण? जब खगोलीय पिंड पर जैसे पृथ्वी पर प्रकाश पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाए, प्रकाश अगर पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है तब पूर्ण ग्रहण होता है। और आंशिक ग्रहण कब होता है? जब प्रकाश पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं होता, पूरी तरह से नहीं रुकता है, तब आंशिक ग्रहण होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।